और इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, नामांकन करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होनी है, यानी बस अब कुछ ही पल रह गए हैं। आज शाम 4 बजे जो नामांकन पत्र हैं उनकी बाकायदा जांच की जाएगी। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के मुताबिक नामांकन के लिए नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय नहीं आएंगे, ऐसी जानकारी मिली। उनके प्रस्तावक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित दूसरे अन्य प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव देंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, और बस अब कुछ ही देर में नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको बता दें कि नितिन नबीन अब तक के यानी 14 इससे पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। उनमें सबसे युवा, इनसे पहले अमित शाह सबसे युवा की कैटेगरी में उनका नाम था, और अब नितिन नबीन। और आपको बता दें कि चैलेंजेस बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं नितिन नबीन के लिए, क्योंकि 5 प्रदेशों में अब आने वाले वक्त में चुनाव होंगे। उसमें पश्चिम बंगाल, साउथ की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु होने वाला है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़े चैलेंजेस भी उनकी राह में आने वाले वक्त में होंगे। और यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र, बस अब कुछ ही देर में वो प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, अगर समय के हिसाब से देखें तो नॉमिनेशन का समय शुरू हो चुका है और 2 से 4 बजे तक के बीच में नॉमिनेशन का समय रहेगा। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच गए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, या पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, तमाम बड़े नेता पहुँच गए हैं। और से कुछ देर में कई मुख्यमंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो नॉमिनेशन का समय वो 2 बजे से 4 बजे तक का है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी आकर अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है। लेकिन इसमें दिलचस्प पंकज, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस तरह से नॉमिनेशन कोई नहीं कर सकता। उसके पास किसी भी राज्य से 20 जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ऐसे 20 सदस्यों के साइन होने बेहद जरूरी है। और केवल एक राज्य से 20 और कम से कम 5 राज्यों के ऐसे 20-20 सदस्यों का साइन होना जरूरी है। तो ऐसे में, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, यानी कि 100 सदस्यों का साइन होना बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कोई अपना नामांकन करेगा लगता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए निर्देश होता है वही उसी का नामांकन होता है। और इसमें एक और बेहद दिलचस्प पहलू यह है कि जिसके लिए नामांकन होगा, यानी कि जिसका नामांकन होना है, वो खुद भी इस दौरान मौजूद नहीं रहता, क्योंकि वो खुद नामांकन करने नहीं आता। उसके नाम का प्रस्ताव किया जाता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि हम चाहते हैं कि ये अध्यक्ष बने और इसका हम समर्थन करते हैं। वो समर्थन पत्र लेकर पार्टी का पदाधिकारी उनके नितिन नबीन के पास जाएगा। नितिन नबीन उस समर्थन पत्र को देखेंगे और वो स्वीकार करेंगे कि अगर मेरे नाम पर आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। और जो नामांकन पत्र होगा उस पर वो अपने साइन करेंगे। फिर उस साइन होने के बाद उस नामांकन पत्र को लेकर वो पदाधिकारी वापस बीजेपी मुख्यालय आएंगे, जहां पर निर्वाचन अधिकारी, जिस हॉल में निर्वाचन भवन बनाया गया है, जहां पर चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहां पर उस नामांकन सेट को, नामांकन पत्र को जमा कराया जाता है। और उसके बाद जब 4 बजे तक कोई और नहीं आएगा या ज्यादा भी आ जाता है, बाई चांस मान के चलिए कोई आ जाता है, हालांकि ऐसी परंपरा नहीं रही है, तो जो 4 से 5 बजे का जो समय है वो नामांकन वापसी का रहता है। और 5 से 6 बजे का जो समय दिया गया है वो उसमें वापसी के बाद जो नामांकन पत्र बचेंगे उनकी वेरिफिकेशन होती है, उन्हें वेरीफाई किया जाता है। और 6:30 बजे चुनाव अधिकारी के द्वारा एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग या एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। औपचारिक ऐलान आज नहीं होगा पंकज, औपचारिक ऐलान कल होगा। बिल्कुल। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा एक पॉइंट्स समझा रहे थे कि कैसे ये पूरी इलेक्शन प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से हम दोहरा दें, यानी प्रस्तावक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित दूसरे अन्य प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव देंगे नितिन नबीन के, और उसके बाद नामांकन के प्रस्ताव का पूरा सेट नितिन नबीन के पास ले जाया जाएगा। वहां उस प्रस्ताव पर नितिन नबीन जो है वो सिग्नेचर्स करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं। गृहमंत्री अमित शाह, उसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, यानी तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अब ये जो है पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि ये जो साइन करेंगे नितिन नबीन, उसके बाद ये वापस भेज देंगे और नामांकन प्रस्ताव चुनाव अधिकारी के सामने जमा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। और जैसा कि यतेंद्र बता रहे थे कि नितिन नबीन खुद, चूंकि उनका नॉमिनेशन हो रहा है, तो वो मौजूद नहीं रहेंगे और प्रस्तावक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह
तस्वीरों में जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें यतेंद्र हम दिखा रहे हैं आपको, अपने दर्शकों को। तो जरा आपसे समझना चाहेंगे, अब तक अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा का ये जो दौर रहा है पूरा, इसमें एक भगवा परचम लहराया पूरे देश में। एक तरह से देखा जाए बेहद सफल प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी भूमिका रही है। तो एक बड़ा चैलेंज अब नितिन नवीन के लिए भी होने वाला है, क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में भगवा लहराना, उसके अलावा असम में दोबारा 2 बार सरकार रही है बीजेपी की, और अब तीसरी बार एक बड़ी जिम्मेदारी वो भी है। और फिर दक्षिण में तमिलनाडु, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो ये बड़ा चैलेंजेस रहने वाले नितिन नवीन के सामने। देखिए, बिल्कुल अध्यक्ष बनने के बाद ही जहां बाकी की पार्टियों में होता है कि अध्यक्ष उस अध्यक्ष पद को वो फील करता है, उसे समय दिया जाता है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, या पूरा उस अध्यक्षीय पद के लेकर जो एक फीलिंग होती है उसको पूरा फील करने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे ही नितिन नवीन अध्यक्ष बनेंगे, इस साल 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें मेन पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, जब बड़ी चुनौतियाँ हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछली बार भी आपने देखा, बीजेपी ने तमाम दावे किए और लेकिन वो उस चुनाव को जीत नहीं पाए। हालांकि प्रदर्शन उनका पहले से काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन इस बार बीजेपी फिर से पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेगी और ये पहला चुनाव होगा नितिन नवीन के लिए कि वहाँ पर कमल खिले। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल की बात करें तो बेहद सफल कार्यकाल उनका रहा है। काफ़ी ऐसे राज्य जो कभी जीते नहीं गए वो उनके समय में जीते गए, और वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन दोहराने की जिम्मेदारी है, उससे भी आगे करने की कहीं ना कहीं एक प्रेशर नितिन नवीन के ऊपर रहेगा। क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होगा। उसके बाद असम, जहां पर 2 बार की सरकार है, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, और एंटी इनकम्बेंसी का भी असर देखने को मिल सकता है। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी असम में काफ़ी बड़ी संख्या है, घुसपैठियों का भी प्रेशर वहाँ पर देखने को मिलता है जो बीजेपी के हमेशा से खिलाफ जाता है। तो ऐसे में फिर से कमल खिलाना असम में एक बड़ी चुनौती होगी। और वहीं साउथ में जो तमिलनाडु हमेशा बीजेपी का रहा है कि वहां पर किसी भी तरह से खाता खुले, किसी भी तरह से बीजेपी आगे बढ़े। पिछली बार चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। तो ऐसे में वोट परसेंटेज तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन वो सीटों में भी तब्दील हो, इसको लेकर नितिन नवीन पर सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि एक युवा चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा है, और युवा चेहरा किस तरह से कमल खिलाता है, किस तरह से आगे पार्टी को ले जाने का काम करता है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा। लेकिन बीजेपी की एक पद्धति रही है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, केवल अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही काम करेगा ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी उनके साथ एकजुट रहती है, वरिष्ठ नेता उसमें पूरी रणनीति बनाने में लगातार लगे रहते हैं। तो ऐसे में इसका फायदा तो नितिन नवीन को मिलेगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर एक प्रेशर उनके ऊपर जरूर बना रहेगा, एक अच्छा प्रदर्शन करने का, भगवा फहराने का। बिल्कुल। और यतेंद्र, अगर मैं बीजेपी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके काम की बात करूं, उनके पावर की बात करूं, तो जरा वो समझाइए। यानी इलेक्शन स्ट्रैटेजीज, चुनावी रणनीतियां बनाना, उसके अलावा जो गठबंधन है उनको कैसे एकजुट रखना, इसके अलावा पूरा विस्तार से अगर आप समझा पाएं, यानी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। अब अगर नितिन नवीन चुने जाते हैं, जो कि लगभग तय लग रहा है, तो फिर किस तरह का काम, क्या क्या पावर, जरा वो अगर समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष अपने आप में एक पावर सेंटर बन जाता है, जो भी बीजेपी अध्यक्ष होता है। लेकिन जो बीजेपी में काम करने का तरीका है, उसमें जो सर्वोच्च फैसले लेती है, यानी कि सबसे बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड को। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, यानी कि जो उसका चेयरमैन होता है, जो मुखिया होता है, जिसके नेतृत्व में ये होता है, अध्यक्षता में होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सरकार अभी केंद्र में बीजेपी की और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो दोनों के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, क्योंकि उसकी जो दूसरी बड़ी संस्था होती है, जो दूसरा बड़ा फोरम होता है, वो केंद्रीय चुनाव समिति होती है, जिसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी बोला जाता है। जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते हैं वो सीईसी के मेंबर अपने आप होते हैं। उसके अलावा उसमें 3 से 4 मेंबर और बढ़ाए जाते हैं, जिसमें जो महिला मोर्चा होता है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, उसकी जो अध्यक्ष होती हैं वो उसकी पदेन मेंबर बन जाती हैं। इसके अलावा 2 से 3 मेंबर और अलग से बढ़ाए जाते हैं, जो उसको मिलाकर उन्हें बढ़ा दिया जाता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही केंद्रीय चुनाव समिति की शक्ल ले लेता है, यानी कि उसका रूप ले लेता है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति का काम है कि कोई भी, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उससे संबंधित, या राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करना हो, तो उससे संबंधित जो भी अधिकार होते हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास होते हैं। लेकिन नीति निर्धारण के से संबंधित जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। तो दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है, ये बड़ा अंतर है, ये समझना चाहिए। लेकिन लोग ज़्यादातर कई बार कह देते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड कैंडिडेट्स का चुनाव करेगा, ऐसा नहीं होता।
कैंडिडेट्स का चुनाव हमेशा केंद्रीय चुनाव समिति करती है, बाकी के जो फैसले बड़े फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो ये जो दो बड़े फोरम हैं जो पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में होते हैं और इनसे संबंधित फैसले लिए जाते हैं, और इसके अलावा बाकी जहाँ भी चुनाव होता है उसके लिए पार्टी अध्यक्ष की अनुमति से ही वहाँ का चुनाव प्रभारी या प्रदेश का प्रभारी दोनों अलग अलग काम करते हैं। वो संगठनात्मक काम देखता है, चुनाव प्रभारी चुनाव का काम देखता है, या सह प्रभारी उनके साथ लगाए जाते हैं। और अगर सरकार में कहीं भी कोई फेरबदल किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र की सरकार में होता है, वो होता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन उसमें पार्टी अध्यक्ष के नाते उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं या उनकी राय भी उसमें शामिल की जाती है। बिल्कुल। और मेरे एक और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, देखिए, ये बीजेपी की कार्यशैली है कि एक एक डिटेल और जो लोकतांत्रिक वे होती है उसी के तहत ये चुनाव भी हो रहा है, ये नॉमिनेशन हो रहा है। और अगर मैं नितिन नबीन की बात करूं, चूंकि आप भी बिहार से आते हैं, जो इनका सियासी सफर अभी रहा है और किस तरह से पिक हुआ उनके नाम का, तो जरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पर बीजेपी ने काम किया कि नितिन नबीन जो है अब ऑलमोस्ट तय लग रहा है कि वही अगले अध्यक्ष होंगे पार्टी। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे। अब सारी कार्य जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो रही है पंकज, ये सीधी सी बात है। और आप देख रहे हो इतने शीर्ष नेता हैं पार्टी के, सब यहाँ पर आ गए हैं। तो ये साबित करता है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष आता है। जहाँ तक नितिन नवीन की बात है, बिहार से आते हैं, लेकिन लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है। और पिछले 20-22 सालों में मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति, या फिर जहां भी देश में इन्होंने युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष के तौर पे या राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के तौर पर काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी युवा मोर्चा का उस समय का लोग, उस समय के नेता जो अब सीनियर नेता बनते जा रहे हैं, वो सब नेता इनसे अच्छी तरह से अच्छे संबंध होंगे। तो मुझे लगता है कि इनके बनने का पहला फायदा उन युवाओं को जाएगा जिनको संदेश दिया गया है पार्टी के आला कमान के द्वारा कि अब 45 साल का अध्यक्ष बन सकता है। तो अगली पीढ़ी जो सामने आने वाली है उनका क्या होगा। दूसरा, पूरब से पहला अध्यक्ष बना है, जो कायस्थ जाति से आते हैं, जातिवादी। तो बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि जाति पाति का चक्कर नहीं है। अगर कायस्थ आता है, एक अच्छा चेहरा है, नीचे अगर संघर्ष कर नीचे से ऊपर तक आया है, तो उस पे भी वो अपना दांव लगाने को तैयार रहते हैं। और इनके पास तो प्रशासनिक अनुभव भी है। पिछले 1 महीने में पंकज, मैं बताऊं, कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो बैठकें की है पंकज, उनमें कई ऐसी सलाहें दी हैं जो बड़े बड़े नेता उनके कायल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कम बोलना, जिसको पार्टी के आला नेता बोलते हैं ना कि छपास का रोग नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है इन सब से दूर पार्टी के लिए काम करना ये इनके पक्ष में गया है। और खासकर पूरब से आ रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में पूरब की तरफ इनका अच्छा खासा प्रभाव जरूर संदेश जाएगा उस तरफ। देखिए अमिताभ, आपका मेरे साथ स्टूडियो में होना, देखिए, एक चूंकि आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस से मैं समझना चाहूंगा, इतने सारे बीजेपी के अध्यक्ष, उनके दौर को, उनके सियासी सफर को आपने देखा है, तो जरा मैं उनके कंपैरिजन में, ही इज अ वेरी यंग, ये बहुत यंग बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। इनसे पहले अगर मैं कहूं तो 49 साल की उम्र में शायद अमित शाह भी बीजेपी अध्यक्ष बने थे। तो आपने इतने सारे बीजेपी अध्यक्षों को देखा है, और यहां अगर उनके कंपैरिजन में नितिन नबीन को देखें तो ये भी काफी युवा हैं। क्या सिमिलैरिटीज और क्या फर्क है नितिन नबीन और बाकी के जो अब तक के अध्यक्ष रहे, फिर वो चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो? देखिए, ये सबसे युवा है तो सबसे बड़ा फर्क है। और 45 साल का तो काफ़ी युवा होगा पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे पार्टी के जो आला नेता हो, संसदीय बोर्ड हो, उन्हें ये लग रहा है कि अब जो जेन जी सामने आ रहा है, उनके सामने अगर युवा चेहरे को हम अगर सामने रखें पंकज, तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो ज़्यादा संदेश दे पाएगा। और नितिन नवीन जी तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी संदेश देंगे। अगर एक शख्सियत जो 45 साल का है, उसके पास 20 साल की विधायकी का अनुभव है, उसके पास 10 साल के मंत्री पद का अनुभव है, तो मुझे लगता है इसके पास तो इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और इनके पास संगठन का भी अनुभव है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। जहाँ तक आप पुराने अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, सब एक से एक, जिनका कद काफ़ी बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं, कुशाभाऊ ठाकरे रह चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी रह चुके हैं, बंगारू लक्ष्मण रह चुके हैं। अमित शाह ने संगठन के में एक नई दिशा दी, संगठन को एकजुट किया। सत्ता में आने के बाद संगठन की जो महत्ता है वो अमित शाह ने काफ़ी बरकरार रखी। और मुझे लगता है ये जिम्मेदारी नितिन जी पे भी काफी। बिल्कुल यतेंद्र, और जो पिक्चर्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए, एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर जो समझ आ रही है हमें। जेपी नड्डा, वो कहते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन
उनके चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज आप भी अच्छे से पढ़ते हैं, अमिताभ से भी मैं उस बारे में जानूंगा। ही इज वेरी सेटिस्फाइड मैन। उनका कार्यकाल, वो भगवा परचम जो पूरे देश में एक तरह से फहरा, एक के बाद एक विन मिली है बीजेपी को, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम भी जाती है। तो अब वो बैटन पास ऑन करना है उन्हें नितिन नबीन को, तो वो चेहरे पर सेटिस्फेक्शन उनके हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यतेंद्र, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल, अगर पूर्व मतलब अभी तो वर्तमान है जेपी नड्डा, क्योंकि कल वो पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि कल नितिन नवीन औपचारिक तौर पर नए अध्यक्ष बन जाएंगे और नए नवीन युग की शुरुआत भी कल से होगी, क्योंकि पीढ़ीगत बदलाव कल से देखने को मिलेगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक आप जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके अगर कार्यकाल की बात करें, एक तो सबसे लंबा कार्यकाल वो रहा है। ये किस्मत कहें, संयोग कहें या कुछ और कहें, अभी तक के सबसे लंबे अध्यक्ष वो रहे। हालांकि उनका अध्यक्षीय कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन नए अध्यक्ष ना चुने जाने तक उनको विस्तार दिया गया था और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस पर मोहर लगाई थी। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनको अगले, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुना जाए तब तक उनको बनाए रखने की सहमति बनी थी, उस पर अनुमोदन हुआ था। और जहाँ तक एक के बाद एक कई सारे राज्य ऐसे रहे जो उनके नेतृत्व में जीते गए, जो उन्होंने रणनीतियां बनाई, और उनका जो सहज और सरल स्वभाव है, खासकर जो उनका, जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वो बॉडी लैंग्वेज अगर देखें, उनके चेहरे को अगर पढ़ें तो वो समझ में आता है कि कैसी भी परिस्थितियां रही हों, जेपी नड्डा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलेंगे। और यही खासियत नितिन नवीन की है। नितिन नवीन भी बहुत सहज और सरल माने जाते हैं। अपने छोटे से कार्यकर्ता को लेकर या बड़े पदाधिकारी के साथ वो उतने ही सहजता के साथ पेश आते हैं और एक बड़ा मैसेज देते हैं कि निचले लेवल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किस तरह का होता है। तो जो चुनौतियां हैं, क्योंकि बड़ा बेहद सफल कार्यकाल जेपी नड्डा का रहा है, तो ऐसे में और तुरंत अध्यक्ष बनने के बाद जो बड़े राज्यों में चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहेगा। लेकिन बीजेपी में एक पद्धति है सबके साथ मिलकर काम करने की। कोई अध्यक्ष है तो अकेला नहीं लगता, उसके साथ पूरी टीम लगती है, रणनीतिकार लगते हैं, पूर्व अध्यक्ष लगते हैं, कई तरह के कई केंद्रीय मंत्री लगते हैं। और बीजेपी की जो राष्ट्रीय पूरी टीम है, प्रदेश की टीम है, अलग अलग प्रदेशों की टीमों के भी जो चुनिंदा जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनको लगाया जाता है और एक पूरी ताकत के साथ चुनाव बीजेपी लड़ती है। और यही नितिन नवीन के बारे में तो वैसे भी मैंने पहले भी बताया कि जो इस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव में उनकी जो कार्यशैली, काम करने की शैली जो दिखाई दी, कि छत्तीसगढ़ चुनाव जो भूपेश बघेल दावा कर रही थी और आम लोग भी मान के चल रहे थे कि भूपेश बघेल हार नहीं सकते, वो उन्होंने उनके मुंह से खींचकर उस जीत को निकाला और बीजेपी की झोली में दिया। उस वक्त वो सह प्रभारी थे और शायद यही कारण था कि उनको वहां का प्रभारी बनाया गया, उनके काम को देखते हुए। और सरकार में भी उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनके पास जो कैबिनेट रहे, पहले एक कैबिनेट रहा, अब इस बार दो अहम मंत्रालय उनको दिए गए, तो उनकी योग्यता को दिखाते हैं कि चाहे संगठन का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, नितिन नवीन हर पैमाने पर खरे उतरते हुए दिखाई दिए।